गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग लवण क्षार और लवण पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री चैप्टर 2 का। ठीक है, साइंस का बोले तो एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल जानेंगे, उसके बाद लवण क्षार जानेंगे, उसके बाद हम लोग लवण जानेंगे। तो अम्ल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि खाना भोजन जो करते हैं, खाते हैं सभी प्रकार के, तो कुछ ना कुछ उसमें स्वाद होता है, चाहे वो खट्टा हो या मीठा हो या नमकीन हो। तो भोजन में अगर आपका खट्टापन महसूस हो, खट्टेपन का स्वाद हो, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? आपका अम्ल प्रेजेंट है सर। एसिड उपस्थित के कारण होता है आपका भोजन जो लगता है खट्टापन। दही खाते होंगे तो आपका खट्टा लगता है, नींबू खाते हैं तो खट्टा लगता है, उसमें क्या प्रेजेंट है? आपका एसिड प्रेजेंट है, अम्ल प्रेजेंट है। तो अम्ल का प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, गुण, अम्ल के गुण। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है खट्टा। जो आपका एसिड जो है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या? खट्टा होता है, सोर होता है सर, सोर। ठीक है, एक स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। अगर आप नीला ब्लू लिटमस से वो क्या कर देता है? रेड में कलर में चेंज कर देता है। ये जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है सर। अगर उसे हम जल एक्वा सोल्यूशन में वो एसिड क्या देता है? H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। तो ये हमारा एसिड का क्या था? गुण था। अम्लों के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड देखेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं? तो स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार, स्रोतों, सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स टाइप्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो आपका एक प्राकृतिक अम्ल होता है या उसी का कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड का नाम जानते हैं सर। तो वैसा अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत से, जैसे पौधे एवं जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है, तो वो को उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल कहते हैं सर। अगर अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे एवं जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल का दूसरा नाम कार्बनिक अम्ल भी है। तो आप याद रखोगे प्राकृतिक अम्ल किसको बोलते हैं? जो पौधे और जीव जंतु से मिले उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, यहाँ पे अम्ल किस टाइप का अम्ल है वो ठीक है, और यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड सर लाल चींटी जो होता है ना उसमें पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल आपका लाल चींटियों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल ये घास, पत्ते एवं मूत्र में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल ये फलों के रस में पाए जाते हैं सर, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है सर। साइट्रिक अम्ल आपके खट्टे खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आपका ऑरेंज हो गया, ए सब में आपका लेमन हो गया, उसमें आपका क्या? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है सर? सारेल का वृक्ष में पाया जाता है। सारेल का वृक्ष में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। टर्टेरिक अम्ल आपका सर इमली में पाया जाता है। टर्टेरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आपका गेहूं में पाया जाता है। तो आपको ये याद करना है। फॉर्मिक अम्ल आपका लाल चींटी में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल आपके घास, पत्ते, मूत्र में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल आपके फलों के रसों में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है सर? दूध में पाया जाता है, दूध दही में। सिट्रिक अम्ल आपके खट्टे फलों में जैसे संतरा, नींबू, ये सब में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल आपके सारेल का वृक्ष में पाया जाता है। टर्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है सर, और ग्लूटेमिक अम्ल आपका गेहूं में पाया जाता है। अब दूसरा टाइप स्रोत के आधार पर, पहला तो देख लीजिए क्या? प्राकृतिक अम्ल। दूसरा है आपका खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल कहते हैं। तो अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है को खनिज अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल सर जो खनिजों, मिनरल से बनाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे? खनिज अम्ल कहते हैं। चूंकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है इसलिए इन्हें क्या? सिंथेटिक अम्ल या मैनमेड अम्ल भी कहते हैं सर, क्योंकि उसे लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में खनिज अम्ल को तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल और आपका सल्फरस अम्ल। ये सब जो अम्ल है सर ये आपके
खनिज अम्ल है और आपका प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, मिनरल्स के द्वारा, खनिज के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपका टाइप्स ऑफ एसिड। अब आता है प्रबल अम्ल और दूसरा है सर आपका क्या, पहला प्रबल अम्ल है और दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल। पहला बोलते हैं किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा का बोलते हैं वीक एसिड। तो जिस विलियन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहे, सपोज करो कि यहाँ पे एक एसिड या अम्ल को पानी में घोल दिए, घोलने के बाद सोल्यूशन बना दिए, तो जिसमें सबसे ज़्यादा H+ आयन मिले सर, अधिक संख्या में H+ आयन मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब जो अम्ल है सर आपका क्या प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, प्रबल अम्ल जो अम्ल विलियन में अधिक संख्या में क्या दे, H+ आयन उत्पन्न करे, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं सर। अब आता है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, जबकि कम और जिस विलियन में कम संख्या में क्या दे, H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं सर। दुर्बल अम्ल जिसमें H+ आयन कम हो उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे, और जिस अम्ल में H+ आयन की संख्या ज़्यादा हो उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक अम्लसार वीक एसिड्स, या बोल सकते हैं जितने भी आपके ये प्राकृतिक अम्ल है सर, ये आपके दुर्बल अम्ल में आते हैं, और जितने भी मिनरल या खनिज अम्ल जो बोल रहे हैं वो आपके प्रबल अम्ल में आते हैं। एक्सेप्ट आपका लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और आपका एस्टिक अम्ल, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये आपके प्राकृतिक अम्ल है। लेकिन एग्जाम्पल आपके मिनरल एसिड्स वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल है कार्बोनिक अम्ल, देखे हो कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बोनिक अम्ल रहता है सर वहाँ पे। ये क्या है, ये मिनरल एसिड है, मिनरल आपके प्रबल अम्ल है, ठीक है, फिर भी हम इसे क्या करते हैं, लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सल्फरस अम्ल, H2SO3, ये दोनों अम्ल जो हैं ये आपके दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये क्या आपके खनिज अम्ल भी हैं, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है। सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन टाइप्स ऑफ अम्ल, आपके सांद्र अम्ल होते हैं और तनु अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं सर, और तनु अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। कंसंट्रेटेड एसिड सांद्र अम्ल में सर आपके अधिक मात्रा में क्या होता है, अम्ल होता है, और जबकि उसमें अल्प मात्रा में, कम मात्रा में क्या होता है, जल होता है, तो उसे हम छांद्र अम्ल कहते हैं। वही तनु अम्ल में जिस अम्ल में जिसमें क्या हो, अल्प मात्रा में अम्ल हो और अधिक मात्रा में जल हो, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। छांद्र अम्ल में क्या, जल कम होगा और आपका अम्ल ज़्यादा होगा, तो उसे हम कंसंट्रेटेड या छांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल किसको बोलेंगे, जिस अम्ल में आपका अल्प मात्रा में अम्ल हो और अधिक मात्रा में जल हो, तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्षार या भस्म, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब आता है क्षार या भस्म, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं सर, बीटर होता है, उसका टेस्ट इंग्लिश में बोले तो बीटर होता है, उसके स्वाद कैसा होता है, कड़वेपन होता है। ये लाल लिटमस से क्या हो जाता है, नीले में बदल जाते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। क्षार जो होगा रेड लिटमस को किसमें, बुल्लू में चेंज कर देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ये जलीय विलयन में क्या देगा, एक्वा सोल्यूशन में, सोल्यूशन ऑफ वाटर, जब वाटर में उसे हम घोलेंगे क्षार को, तो क्या मिलेगा वहां से, OH- आयन देता है सर। क्या देता है, OH- आयन देता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बेस को दो भाग में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग बेस और आपका वीक बेस। जिस विलयन में OH आयन अधिक संख्या में होते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं।
जिस विलयन जिस सोल्यूशन में OH माइनस आयन क्या हो, अधिक संख्या में हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परबल क्षार बोलेंगे, परबल क्षार बोलेंगे। ध्यान किधर है, ध्यान इधर रखना है आपको, ठीक है, ध्यान इधर रख के। परबल क्षार किसको बोलेंगे, जिसमें OH माइनस आयन अधिक संख्या में होते हैं, उसे हम परबल क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके परबल क्षार है सर। जैसे हाथ में लोगे वो क्या करेगा, हाथ को आपका नुकसान कर देगा, जला देगा सर। तो परबल क्षार से आपको खेलना नहीं है। दुर्बल क्षार किसको बोलेंगे, दुर्बल क्षार जिस विलयन में OH माइनस अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं, OH माइनस आयन क्या हो, कम मात्रा में मिले, तो उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। जिस विलयन में OH माइनस आयन कम मात्रा में पाया जाएगा, उच्च क्षार दुर्बल क्षार कहलाएगा सर, दुर्बल क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, दुर्बल क्षार है सर। अब आते हैं अल्कली। अल्कली किसको बोलेंगे, जल में घुलनशील क्षार को अल्कली कहते हैं। वैसा क्षार सर जो आपके पानी में घुल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन आपका अल्कली बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, अल्कली किसको बोलेंगे, वैसा क्षार जो पानी में घुल जाए, जल में घुलनशील हो, उसे उस क्षार को हम अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी क्या है, अल्कली है। अल्कली सभी अल्कली आपका बेस हो सकता है, लेकिन सभी बेस आपका अल्कली नहीं हो सकता, क्योंकि सभी बेस सभी क्षार आपका पानी में नहीं घुलता है। अब आता है लवण। अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लवण। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, सॉल्ट। सॉल्ट आप देखे होंगे, जो आप घर में सॉल्ट खा रहे हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण कहाँ से प्राप्त होता है सर, जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होता है, तो वहाँ पे आपका लवण का फॉर्मेशन बनता है। कि जहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, उसके बाद आपका क्या बन गया, लवण बनता है सर। तो लवण आपका जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जो उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ये आपके क्या है सर, लवण है, ये क्या है, आपके लवण है। अब आते हैं नेक्स्ट सूचक। सूचक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। सूचक क्या होता है कि एक आपका विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि वो आपका बेस है, क्षार है या अम्ल है। वो हमें पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सूचक का करते हैं। किसका करते हैं, सूचक का करते हैं। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इनका रंग या गंध जो है अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है सर, बदल जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूचक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूचक बोलते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है सर। लिटमस का भी देखे थे, क्या हो जाता है, लिटमस में अगर एसिड अम्ल है तो लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, वो आपका नीला कलर से लाल कलर में कर देता है। और अगर वही क्षार है तो लाल कलर का लाल लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, नीला में कर देता है। तो वही इंडिकेटर है या उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक के प्रकार, वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं। सूचक जो आपका इंडिकेटर है बहुत प्रकार का होता है, परंतु स्रोत के आधार पर सूचक को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका इंडिकेटर बहुत तरह के हो सकते हैं, सूचक बहुत तरह के हो जाते हैं, लेकिन स्रोतों के आधार से पे सूचक को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक आपका प्राकृतिक सूचक और दूसरा मानव निर्मित सूचक। आपका पहला नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा साइंटिफिक इंडिकेटर सर। तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वैसा सूचक जहां प्राकृतिक नेचुरली प्राप्त हो तो उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक का लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लौंग, लाल गोभी आदि।
ये आपके क्या हैं, आपके प्राकृतिक सूचक हैं सर, क्योंकि वो प्राकृतिक स्रोतों से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आता है लिटमस। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक होता है। आपका जो लिटमस है वो बैंगनी रंग का होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, जो थैलाफाइट समूह के लैकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस जो है सर आपका बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलाफाइट समूह के लैकेन के पौधे से क्या होता है, निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय, तब इसका रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। लिटमस विलियन जब ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, तो उसका रंग कैसा होता है, मीन्स कि वो आपका न्यूट्रल में, ठीक है, ना वो क्षारीय है ना वो अम्लीय है, तो उसका रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है। लिटमस पत्र जो है, लिटमस पेपर आपकी 2 रंग का होता है, आपका एक नीला और लाल। लिटमस 2 पेपर का होता है, 2 पेपर में कन्वर्ट बनाया जाता है, एक लाल और दूसरा नीला। ठीक है, लेकिन जब वो ना क्षारकीय माध्यम में हो और ना वो अम्लीय माध्यम में हो, ठीक है, तो उसका विलियन, लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे। नोट क्या बोलता है ये नोट में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अभी हम पढ़े कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को किसमें, लाल में कन्वर्ट कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को किसमें, नीला में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है हल्दी, टर्मरिक। हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है सर। या पीला रंग का होता है। हल्दी तो सब देखे होंगे ना, कैसा कलर होता है, पीला कलर का होता है। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो यार उस रंग दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो आपका हल्दी है कैसा कलर का होता है, पीला रंग का होता है। तो आप कभी देखे होंगे कि सफ़ेद कपड़ा में अगर आपका सब्जी का दाग लग गया है, सब्जी का दाग लग गया है, और जब इसे आप साबुन से धो रहे हो, क्षारीय प्रकृति से धो रहे हो, तो क्या हो जाता है, उसका जो दाग है वो आपका कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अम्ल का जो है हल्दी के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अम्ल को वो इफेक्ट नहीं कर पाता है हल्दी सूचक, तो वहाँ पे आपका रंग ही नहीं होता है, मतलब जैसा कलर है वैसे ही रहता है। क्षार के साथ इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। और क्षार के साथ जब आप हल्दी को डाल दोगे, हल्दी को क्षार में जब डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये भूरा लाल रंग हो जाता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब बोलता है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है सर, और ये आपका लाल पत्ता गोभी के रस को भी प्राकृतिक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप में बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है सर, बैंगनी कलर का होता है। लाल पत्ता गोभी के रस में अम्ल मिलाने पर कैसा हो जाता है, लाल रंग में आपका बदल जाता है। रेड केबज को जब लाल पत्ता गोभी को हम क्या करें, अम्ल में मिलाते हैं उसका रस को, तो कैसा कलर कर देता है, बैंगनी से लाल रंग में बदल देते हैं। और वही अगर लाल पत्ता गोभी के रस को किसमें मिला दे, क्षार में मिला देते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, हरे रंग में बदल जाता है, ग्रीन रंग कलर में बदल जाता है सर। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूंघने वाला सूचक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी एक आपका क्या है, प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्षारकीय या अम्लीय मामले में क्या होता है, बदल जाता है, तो उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या ऑल्फैक्टरी गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल वेनिला, प्याज एवं लौंग आदि, ये आपका क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सूंघने वाला सूचक है सर। अब नेक्स्ट आता है कृत्रिम या संचेलित सूचक।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है, को कृत्रिम या मानव निर्मित सूचक कहते हैं। कि सिंथेटिक इंडिकेटर कृत्रिम या संचालित सूचक ये वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं। ये क्या? प्रयोगशाला, रासायनिक पदार्थों को यूज करके प्रयोगशाला में बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोथिलीन आदि, ये आपका क्या है? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। इनका उपयोग अम्ल और क्षार की जांच के लिए करते हैं सर। फिनोथिलीन जो है आपका एक रंगीन घोल है, रंगहीन, वो कलरलेस होता है। फिनोथिलीन आपका कलरलेस होता है। क्षार में मिलाने से फिनोथिलीन का रंग कैसा हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है सर। कलरहीन से क्या हो जाता है? रंगहीन से क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। कहाँ मिलाने से? फिनोथिलीन को कहाँ मिलाने से? क्षार में मिलाने में। अगर क्षार में फिनोथिलीन को डाल दिए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस से, रंगीन से कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। और लेकिन अम्ल मिलाने से फिनोथिलीन रंगहीन ही रहता है, लेकिन इसका इफेक्ट, फिनोथिलीन का इफेक्ट कहाँ पे नहीं पड़ता? अम्ल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक आपका नारंगी रंग का तरल है। मिथाइल ऑरेंज आपका नारंगी रंग का, ऑरेंज रंग का क्या है? तरल है सर। मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार के मिलाने से पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम क्षार में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो पीला हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। ऑरेंज से येलो हो जाता है। और वही मिथाइल ऑरेंज का रंग अम्ल के मिलाने से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर वही मिथाइल ऑरेंज को कहाँ डाल दे? अम्ल में मिला दे तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। मीन्स कि आपका ऑरेंज से कैसा हो गया? रेड हो गया। अब आता है नेक्स्ट आता है सूचक, यहाँ पे अम्ल के साथ, क्षार के साथ। ऐसे आपको याद रखना, प्राकृतिक सूचक। लिटमस है तो लिटमस पेपर में क्या अम्ल के साथ क्या हो जाएगा? आपका ब्लू लिटमस से, नीला लिटमस से कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा सर। क्षार के साथ क्या हो जाएगा? क्षार के साथ वो लाल लिटमस से कैसा हो जाएगा? आपका नीला हो जाएगा। ठीक है। लाल पत्ता गोभी का रस आपका अम्ल के साथ कैसा रहेगा? लाल रहेगा। और क्षार के साथ कैसा रहेगा? हरा रहेगा। हल्दी के कोई बदलाव नहीं, अम्ल के साथ क्या कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्षार के साथ हल्दी अगर डालते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आपका येलो से रेड हो जाएगा। हाइड्राजिया के फूल का रस अगर है तो आपके अम्ल के साथ कैसा हो जाएगा? अम्ल के साथ आपका सर नीला रहेगा। और आपका क्षार के साथ कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अब आता है कृत्रिम सूचक फिनोथिलीन आपका अम्ल के साथ कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन वही अगर क्षार के साथ मिला दे तो रंगहीन से क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ क्या होता है? ऑरेंज से आपका क्या कलर में चेंज कर जाएगा? रेड कलर में, लाल हो जाएगा। लेकिन क्षार के साथ वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट गंधीय सूचक क्या? आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्याज का रस अगर अम्ल के साथ मिला जाते हैं तो तीक्ष्ण गंध लगता है, उसका गंध रहता है। लेकिन अगर क्षार में मिला देता है तो क्या उसका गंध क्या होता है? गायब हो जाता है। वेनिला समान गंध रहती है, जैसा गंध रहता है वेनिला का वैसे ही आपका अम्ल के साथ रहेगा, अम्ल में मिलाते हैं तो। लेकिन क्षार में मिलाएंगे तो उसका गंध क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। आपको कोई गंध महसूस नहीं होगा। लौंग का तेल अगर अम्ल के साथ मिला देते हैं तो उसका गंध जैसा है लौंग का तेल का वैसे ही समान गंध रहेगा। लेकिन क्षार के साथ क्या होगा? वो आपका गायब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ये आपका स्मेललेस बना देगा सर, गंधहीन बना देगा। अब आता है अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल की धातु से अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अम्ल और क्षार की। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल को, अम्ल और धातु को जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है? तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके संगत धातु की लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है सर।
समान सूत्र अम्ल को जब धातु से मिला देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं, तो उसी का लवण मिलता है, वही धातु का, संगत धातु का क्या लवण मिलेगा और आपका हाइड्रोजन गैस देगा। तो सभी धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, धातु को जब अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, जब अभिक्रिया धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो क्या बना था, लवण और आपका क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक के साथ क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवा दिए सर, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस। अभी हम बैलेंस करना बताए थे, ठीक है। आपका जो है रासायनिक समीकरण आपका क्या होना चाहिए, ये आपका संतुलित होना चाहिए, तो आपको संतुलित कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक आपका 2, क्लोरीन आपका 2, हाइड्रोजन 2। फिर आपका सोडियम को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा सर। तो HCl प्लस Na क्या मिल जाएगा, NaCl प्लस H2। अब क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब धातु जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करवा देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं, तो जिंक सल्फेट आपका लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जिंक प्लस क्या हो जाएगा, आपका H2SO4 हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अब आता है हाइड्रोजन गैस की जांच। हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे, तो आपका होता है क्या कि आप क्या करो, जब हम किसी धातु का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो असंगत लवण और क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। इसकी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इसी अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। कैसा ध्वनि, जब वही जो गैस आपका उत्पन्न हो रहा है हाइड्रोजन गैस, अगर मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती उसके पास ले जाते हैं तो वो कैसा पॉप ध्वनि के साथ क्या होता है, उत्पन्न ध्वनि होता है, पॉप ध्वनि वहां से उत्पन्न होता है। तो पॉप ध्वनि क्या बताती है कि गैस जो उत्पन्न हो रहा है वो कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस कैसे जांच करेंगे, जब जलती हुई मोमबत्ती को उस गैस के पास ले जाए और पॉप ध्वनि उत्पन्न हो वहां से, तो उस पॉप ध्वनि क्या बताता है कि वो जो गैस है वो गैस हाइड्रोजन का है। पॉप टेस्ट कैसे करते हैं वो देखिएगा, एक आपका लेबोरेटरी वाला टेस्ट है, ये टेस्ट आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका क्या है, डायग्राम है सर। क्या बोलता है, जिंक ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे जिंक ले लिए, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए एक टेस्ट ट्यूब में। आप क्या किए, स्टेन के साथ उसे रिएक्ट करवा दिए, यहाँ पे कॉर्क लगा दिए कि गैस इससे बाहर नहीं हो जाए। फिर यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे डाल दिए, डिलीवरी ट्यूब को डाल के यहाँ पे क्या सॉफ्ट सोल्यूशन ले लिए, इस वाले बीकर में सॉफ्ट सोल्यूशन ले लिए। सॉफ्ट सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप सॉफ्ट सोल्यूशन लोगे तो यहाँ से जब गैस तो बब्बल आपका बाहर आएगा, सॉफ्ट बब्बल आपका बाहर आएगा। सॉफ्ट बब्बल में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होंगे। आप जब जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पे लेके आओगे तो आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे जलेगा, पॉप ध्वनि के साथ जलेगा, पॉप ध्वनि के साथ वो जलेगा सर। समझ में आ गया। तो पॉप ध्वनि के साथ जो पॉप ध्वनि जो उत्पन्न करेगा वो गैस क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब आता है नेक्स्ट, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट को किसके साथ, अम्ल, ठीक है, धातु कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। चूना पत्थर, चौक हो गया, संगमरमर हो गया, एक कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हैं। अम्ल सभी
धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। मीन्स कि अगर अम्ल को आप क्या धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वहाँ से क्या मिलता है, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है सर। तो समान सूत्र अगर देखें तो आप धातु कार्बोनेट को क्या किए, अम्ल को अभिक्रिया करवा दिए, ये आपका क्या अभिकारक हो गया। अभिकारक में क्या क्या है, धातु कार्बोनेट और अम्ल है। जब दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो आपके जो उत्पाद मिलेंगे सर, उत्पाद वो क्या होगा, लवण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जल होंगे। ठीक है, अब आता है उदाहरण। उदाहरण को जब कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर आप कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कार्बोनेट होगा। क्या होगा, कार्बोनेट होगा सर, कार्बोनेट होगा, गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या कर लेना, कार्बोनेट कर लेना। जब कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल मिलेगा। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड आपका लवण हो गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिल रहा है और आपका क्या मिलेगा, जल मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 प्लस आपका क्या हो गया, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दोनों को जब आपका अभिक्रिया करवा दिए तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा और आपका जल H2O मिलेगा। समझ आ गए आपको रिएक्शन को, आपको केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस्ड करना है, संतुलित करना है। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। अब नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो आप देखें क्या कि कोई भी मेटल कार्बोनेट को या धातु कार्बोनेट को क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके संगत धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें क्या जल बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवा दिए तो क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है फॉर्मूला नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 होता है। जब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। दोनों के अभिक्रिया करवाए तो क्या बनेगा, उत्पाद में आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका वाटर बनेगा सर। तो ये आपको फिर बैलेंस करना है, आपको ये आपका क्या संतुलित करना है, ठीक है। अब आता है क्या, चूने के पानी का टेस्ट। चूने का पानी का टेस्ट कैसे करते हैं, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे टेस्ट करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे इवॉल्व कर रहा है या नहीं, निकल रहा है या नहीं, कैसे टेस्ट करोगे ये आपको बताना है। तो आप यहाँ चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से क्या करवा दे, पास करवा दे तो आपका चूना का पानी है वो कैसा हो जाएगा, दूध सा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो गैस पास हो रहा है वहां से वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फार्मूला क्या होगा, क्या आपका चूने के पानी का फार्मूला होता है सर, सूत्र CaOH2 एक्वस होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दिए तो क्या हो जाएगा, कार्बन क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, सफेद अवशेष है, उसी का कलर कैसा होता है, दूधिया कलर होता है। और एक क्या पता कराते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका जब लाइम वाटर या चूने के पानी से क्या करवा दे, प्रवाहित करवा दे तो आपका चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट तीसरा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसी को बोलते हैं धातु बाइकार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद वहां से जो मिलता है वो मिलता है सर क्या, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल मिलेगा। ठीक है, तो समान सूत्र जो आप लिखोगे याद रखोगे तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो बोलो प्लस अम्ल, ये आपका अभिकारक हो गया और आपका जो उत्पाद में मिलेगा क्या, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। उदाहरण देखेंगे, अब देखते हैं उदाहरण देखते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करवा देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं। तो क्या मिलेगा वहां पे, सोडियम क्लोराइड मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद हमें जो मिलेगा वो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, HCl। दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करके आपका क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और क्या मिलेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बनता है, जल। धातु एवं क्षार की अभिक्रिया, रिएक्शन विथ बेसेज एंड सॉल्ट्स, सॉरी बेसेज एंड मेटल्स। आप देखेंगे धातु एवं क्षार की अभिक्रिया देखेंगे, तो ठीक है। और आपका सर जो आपका ये मेटल, आपके जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु, ठीक है, धातु ऑक्साइड, वो आपका क्या होता है, धातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है। और आपका धातु ऑक्साइड जो होता है, धातु ऑक्साइड वो आपका बेसिक मीन्स की क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपका जो अधातु ऑक्साइड जो होता है वो आपका अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आता है धातु एवं क्षार की अभिक्रिया। क्षार धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जिस तरह आपका अम्ल जो था धातु के साथ क्या अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहे थे। इसी तरह धातु भी आपका क्षार की अभिक्रिया करके, धातु और क्षार की अभिक्रिया करके क्या लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट और आपका हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, वैसा ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट करे, या एम्फोटेरिक मेटल जो आपका शो करते हैं धातु, ये दोनों से रिएक्ट करेंगे, आपका बेस से एज वेल एज आपका एसिड से, मीन्स की क्षार से भी रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा और आपका अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और आपका जिंक का होता है जस्ता जिंक Zn। जब दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2, 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 सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और क्या देता है साथ में, हाइड्रोजन गैस देता है, साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। अब नेक्स्ट है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है सर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम अल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है और अल्युमिनियम का Al संकेत होता है। दोनों को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, जल, तो इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। ये जल दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आप याद रखना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सोडियम अल्यूमिनेट NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो सोडियम अल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaLO2, NaLO2, और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2। अब आता है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो ये क्या बनाता है, उदासीन अभिक्रिया, उदासीनकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया हो तो उसे हम उदासीनकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके उत्पाद क्या बनाता है, लवण और पानी जल बनाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब क्षार और अम्ल को क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवा दिए, तो लवण प्लस क्या देगा, जल देगा सर, लवण प्लस जल देगा। अब आता है नेक्स्ट उदाहरण क्या है, जब NaOH को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवा दिए तो आपका सोडियम क्लोराइड, आपका लवण मिल गया और आपका जल H2O मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, उदाहरण है सर उदासीनकरण अभिक्रिया का।
लवण। अब आता है लवण। लवण अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद है। लवण जो है सर, ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या, अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या है, आयनिक उत्पाद है। तो उसी को आप क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। अब हम लोग क्या लवण के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे सर, लवण के प्रकार देखेंगे। लवण का प्रकार आपका 3 तरह के होते हैं, अम्लीय लवण, उदासीन लवण और क्षारकीय लवण। तो अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। कि आपका अम्लीय लवण किससे बना होता है, प्रबल अम्ल, मीन्स कि आपका अम्ल मजबूत हो, और आपका दुर्बल क्षार से बना लवण को हम अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण किससे बना रहता है, आपका प्रबल अम्ल आएगा। अम्लीय लवण मीन्स अम्लीय से पहचानना कि आपका जो अम्ल होगा प्रबल होगा और आपका क्षार जो होगा वो दुर्बल होगा। तो उससे जो सॉल्ट बनेंगे, लवण बनेंगे, उस लवण को हम अम्लीय लवण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण आपका एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड में आपका जो है सर, ये एमोनियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। और आप देखोगे तो अम्लीय लवण को पहचानने के लिए, ठीक है, अम्लीय लवण हो गए। और आप बोल सकते हो एमोनियम सल्फेट, ये भी क्या है, एमोनियम सल्फेट भी आपका क्या है सर, अम्लीय लवण है। तो ये सब एग्जाम्पल देखो। HCl प्लस आपका बना किससे बना हुआ है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपका HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रबल अम्ल है, और आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या, दुर्बल क्षार है। तो ये दोनों से जो आपका लवण बना अम्लीय लवण, एमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण, ये क्या है आपका, ये आपका है सर अम्लीय लवण है। ये दोनों प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो अम्ल बना, जो लवण बना, उस अम्ल को लवण अम्लीय लवण कहते हैं। और साथ में क्या देगा, पानी देगा, पानी देगा, जल देगा। इसी तरह एमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा, H2SO4, H2SO4, और आप क्या एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आप इससे जब बनाते हो सर, जब इससे बनाते हैं तो क्या बनेगा आपका बनेगा एमोनियम, आपका क्या बनेगा, एमोनियम सल्फेट, NH4 होल 2 SO4, और क्या बनेगा, साथ में क्या देगा, जल देगा सर। तो आपका ये प्रबल अम्ल और आपका क्या दुर्बल क्षार से जो सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब आता है उदासीन लवण, दूसरा है आपका उदासीन लवण। उदासीन लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल, उदासीन अम्ल जो है सर आपका क्या बनेगा, किससे, प्रबल अम्ल होना चाहिए और प्रबल क्षार होना चाहिए। दोनों प्रबल होना चाहिए या दोनों आपका क्या होना चाहिए, या आपका दुर्बल होना चाहिए। दोनों प्रबल आएगा तो दोनों क्या करेगा, उदासीन बना देगा। तो आपसी अभिक्रिया करके क्या वो प्राप्त होता है। जब उदासीन, यहाँ पे दुर्बल गलत लिखा हुआ है, ठीक है, दुर्बल गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, उदासीन लवण प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मीन्स कि आपका उदासीन लवण चाहिए NaCl जो खाते हो, आपके नमक सॉल्ट जो खा रहे हो, ये आपका क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या प्रबल क्षारक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भी क्या प्रबल अम्ल है। दोनों को जब अभिक्रिया करके जो बनता है लवण, उसे हम कहते हैं उदासीन लवण, ठीक है। और आपका क्या साथ में देता है, जल देता है। तो ये आपका उदासीन लवण का एग्जाम्पल है। KCl बोल सकते हो, ये भी आपका उदासीन लवण का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण कैसे, क्षारकीय से ही लवण को पहचान लोगे कि आपका जो लवण हो, आपका जो क्षार होगा प्रबल होगा और अम्ल जो होगा वो दुर्बल होगा। तो क्षारकीय लवण प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्षारकीय लवण आपका प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से प्राप्त होता है, ठीक है। क्षारकीय लवण कैसे प्राप्त होता है सर, आपके प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की आपसी अभिक्रिया से वो आपका प्राप्त होता है क्षारकीय लवण। एग्जाम्पल NaC2H
3O2। ये क्या बना हुआ है? दुर्बल अम्ल आपका क्या है सर? दुर्बल अम्ल आपका एसिटिक अम्ल है। और प्रबल क्षार क्या है? NaOH। ये दोनों से रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना? क्षारकीय लवण बना। क्षारकीय लवण का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट प्लस जल मिल रहा है सर। दूसरा अगर आप रिएक्ट करवाते हो H2CO3 और NaOH तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट जो आपका बन रहा है सर, ये कैसा लवण है? ये आपका क्षारकीय लवण है, क्योंकि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बन रहा है। प्लस क्या देगा? आपका जल देगा। तो ये आपका क्या है? सोडियम कार्बोनेट कैसा है? क्षारकीय लवण है सर, क्षारकीय लवण है। अब आता है तनुकरण किसको बोलते हैं? डाइल्यूशन। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस H प्लस आयन या OH माइनस आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार को तनुकृत किया जाता है। तनुकरण किसको बोलते हैं? तनुकरण किसको बोलते हैं? डाइल्यूशन। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। क्या कि मानो कि क्षार या अम्ल में हम पानी मिला दिए, जल में हम क्या कहते हैं? जल में आप ये न मत करना कि एसिड में पानी मिला रहे हैं, अम्ल में पानी, क्या हो जाएगा? आपको ये हीट जनरेट करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसलिए आप उसमें क्या करोगे? उसमें आप क्या? जल में अम्ल डालेंगे, ना कि अम्ल जल में डालेंगे। ठीक है, जल में अम्ल डालेंगे, अम्ल में जल नहीं डालेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है क्या? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। अब आता है क्या? तनुकरण समझ में आ गया। अब आता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेसिस। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब आपका क्या अम्ल और क्षारक की आपसी में क्या करवा देते हैं? अभिक्रिया करवा देते हैं, तो वहाँ से हमें जो उत्पाद मिलता है वो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समान सूत्र जो इसका होता है, क्षारक और अम्ल को जब मिलाते हैं सर, अभिक्रिया करवाते हैं, तो लवण और क्या बनता है? जल बनता है। लवण और क्या बनता है? जल बनता है। अब एग्जाम्पल आपका दिखाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर साधारण नमक और जल बनाता है। NaOH और HCl को जब रिएक्ट करवा दिए, अभिक्रिया करवा दिए, तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो सोडियम, आपका साधारण नमक, और आपका क्या? वाटर, जल बन जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर दिए तो सोडियम नाइट्रेट और जल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HNO3 को जब दोनों को अभिक्रिया करवा देते हैं तो उत्पाद में आपका क्या? सोडियम नाइट्रेट और जल का उत्पादन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो NaOH और H2SO4 को दोनों को अभिक्रिया करवा दिए तो सोडियम सल्फेट NaSO4 और आपका क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है, जल बन रहा है। अब आता है नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारकीय प्रकृति का होता है। और अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? ठीक है, अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो धातु ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? ये क्षारकीय प्रकृति को अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अब जब धातु ऑक्साइड को प्रकृति क्षारकीय प्रकृति की होती है, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण एवं जल बनाती है। क्या बनाएगा? जब आप धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपका जो उत्पाद बनेगा वो लवण एवं जल बनता है। या बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह होती है। ये कैसा होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के तरह होता है। क्षार को जब धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्षार को जब अम्ल होगा, यहाँ पे क्या होगा? अम्ल होगा।
अम्ल को जब धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, अभिक्रिया कराओगे, तो लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आयरन 3 ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट और जल बनाता है। आयरन 3 ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट और क्या बनाता है, जल बनाता है। आयरन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट और जल बनाता है। जब आयरन ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो आयरन सल्फेट लवण हो गया और जल बनता है। तो Fe2O3 फार्मूला, फेरस 3 ऑक्साइड का आपका फार्मूला होता है Fe2O3। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। जब दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं तो ये फेरस सल्फेट Fe2SO4 होल 3 प्लस जल बनता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड क्या है सर, आपका क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय प्रकृति का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर क्लोराइड और आपका जल प्रदान करता है। तो कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl दोनों को अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस आपका जल देगा, H2O देगा सर। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड और जल प्रदान करता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है, आपका धातु ऑक्साइड है और आप किसे अम्ल के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड आपका लवण बनेगा और जल बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को अभिक्रिया करवाए तो उत्पाद में हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और क्या मिलेगा, जल मिलेगा। अब आता है क्षार और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का अभिक्रिया, कि क्षार और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, का अभिक्रिया देखेंगे। तो जब अधातुओं की प्रकृति अम्लीय होती है तो जो क्षारक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण एवं जल बनाता है। मीन्स कि क्षार और अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाएं तो उत्पाद में हमें क्या बनेगा, मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। यह अभिक्रिया भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही होता है। समान सूत्र, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा सर, लवण प्लस जल बनेगा। क्षार और अधात्विक ऑक्साइड को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और क्या मिलता है, जल मिलता है उत्पाद में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर सोडियम कार्बोनेट और जल देता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या मिलता है उत्पाद में, सोडियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करवा दे रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या मिलेगा, NaOH प्लस CO2 क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस आपका जल मिलेगा, H2O मिलेगा सर। अब चलते हैं आगे की ओर। अभिक्रिया को माइंड मैप द्वारा याद रखेंगे। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, अम्ल प्लस धातु क्या देगा, आपको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, लवण प्लस, ठीक है। अब इसको धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, किसको, अम्ल को अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देगा, लवण प्लस जल देगा। फिर उसी को अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये आप माइंड मैप में रख सकते हो, तुरंत याद कर सकते हो कि जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या देता है, आपका लवण कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल देता है। और जब अम्ल को क्षारक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस क्या देता है, जल देता है, लवण प्लस जल देता है। और जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो क्या, लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को माइंड मैप में याद कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट आता है क्षारक की अभिक्रिया अगर हम धातु के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है।
सब धातु के साथ क्षारक रिएक्ट नहीं करता, याद रखना, अभिक्रिया नहीं करता। सभी धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु के साथ, जिंक और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। जब क्षारक की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवा देते हैं तो लवण प्लस जल मिलता है। वही जब क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि ये भी क्षार और ये भी क्षार, दोनों को क्षार आपस में अभिक्रिया नहीं करता। अम्ल के साथ अगर उसे हम क्या करवा देते हैं, अभिक्रिया करवा देते हैं तो लवण प्लस क्या मिलेगा, जल मिलेगा। क्षारक को जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा दे तो कोई आपका अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी क्षार और ये भी क्षार, तो क्षार आपस में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर है सॉरी, क्या होता है जब अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाता है। जब अम्ल और क्षार को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है, अम्ल का जलीय घोल। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है सर। जब अम्ल को पानी में जलीय में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। अम्ल के द्वारा दिया गया हाइड्रोजन आयन H+ आयन एक्वस के अणु के साथ जुड़ कर क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। H+ आयन तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, H3O+ होता है। क्या होता है, वाटर के साथ वो अभिक्रिया करके जुड़ के वो क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है सर। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। क्या, H+ इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो कहता कि ना हम अकेला नहीं चल सकते, मेरे साथ कोई ना कोई जुड़ना होगा, हम बेफा हैं, हम बेफा नहीं हैं, हम क्या हैं, हम पूरा लगाव दिल रखते हैं। हाइड्रोजन बोलेगा H+ आयन और क्या करेगा, पानी के साथ जुड़ के वो H3O+ बना लेगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं, अभिक्रिया को निम्नांकित रूप से दर्शाया जा सकता है। अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। जब HCl को वाटर में डाल देते हैं सर, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डाल देते हैं जल में तो H+ और H2O+ Cl देता है तो क्या बनेगा, H3O+। क्या बोले, हाइड्रोजन इतना दिलदार है कि वो बोलता हम अकेले नहीं रहेंगे, हम अकेले नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, तो क्या करेगा, पानी के साथ वो बोलेगा मिलो, जल्दी मिलो, पानी के साथ मिलेगा और H3O+ बना लेगा और Cl- बाहर निकाल देगा। तो इसे निम्नलिखित प्रकार से भी लिखा जा सकता है। H+ पहले क्या, HCl को क्या टूटेगा, H+ और किसमें टूटेगा, Cl- में टूटेगा। H+ और किसमें टूटेगा, Cl- में टूटेगा। फिर H+ क्या बोलेगा, हम तो अकेले नहीं जी सकते हैं, तो इसके साथ बोलेगा पानी आ रहे हैं, हमसे मिल लो, H3O+ फिर बना लेगा। हाइड्रोनियम आयन इसी का नाम है। अब क्षारक का जलीय विलयन, कि जब क्षारक को जल में मिलाते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, जब क्षार को पानी में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन देता है। एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल बनाया जाता है तो यह हाइड्रोक्साइड आयन देता है। NaOH को H2O में जब डालते हैं तो क्या बनता है, Na+OH-। Na+, ये आपका केटायन है, ये आपका एनायन है, ठीक है। तो केटायन और एनायन Na+ और OH- आयन देगा। KOH को इसी तरह अगर लिखते, KOH को पानी में क्या देगा, पानी के साथ उसको घोलते हैं तो क्या देगा, K+ और आपका OH- देगा, OH- देगा। तो नोट एक यहाँ पे आपका लिखाया गया है, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जब जल के साथ अगर आप अम्ल या क्षार को मिला रहे हो तो उस समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी मतलब वो हीट को रिलीज कर रहा है, ऊष्मा को बाहर दे रहा है, ऊष्मा को देता है। तो ऊष्मा को दे रहा है, इसीलिए उसमें क्या, पानी में ही हमें अम्ल या क्षार को मिलाना चाहिए, ठीक है। तो और इसे टाइम पे हिलाते रहना चाहिए, जिससे ऊष्मा क्या हो, जो रिलीज हो रहा है वहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाए, उसी में मिल जाए।
क्षार अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। क्षार अम्ल में अगर आप पानी मिला देते हो, क्षार अम्ल में क्या कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो ऊष्मा इतना उसका है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कर रहा है वहाँ पे, तो ऊष्मा उतना के कारण क्या हो सकता है, आप जल सकते हो, आपका पार्ट बॉडी पार्ट क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इवन आपका कांच का जो पात्र है वो भी टूट सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, क्षार में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में आपको अम्ल मिलाना चाहिए, जल में आपको अम्ल में मिलाना चाहिए। ये तरीका आपका क्या है, सही है, ये आपका सही है। क्या जल में क्या कर रहे हैं, जल में अम्ल को डाल रहे हैं, ना कि अम्ल में जल को डाल रहे हैं। ये आपका गलत प्रोसेस है, ये आपका सही प्रोसेस है। अब आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल से हम क्या कर सकते हैं, सारे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मीन्स कि उसका प्रबल और दुर्बल अम्ल या क्षार है वो हम पीएच स्केल से पता कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका आता है पीएच शब्द में पीएच, पी का अर्थ होता है पोटेंसी, ठीक है, पी का अर्थ क्या होता है, पोटेंसी, और पावर, पोटेंसी बोले या पावर का होता है, पी का अर्थ जो होता है पोटेंसी या पावर होता है। एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का शक्ति, हाइड्रोजन आयन का शक्ति। पीएच शब्द में पी जर्मनी के शब्द पोटेंट से आया है जिसका अर्थ है पावर, और पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 सोरेनसेन ने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले पीएच का अवधारणा कौन किया था, 1909 में कौन किए थे, सोरेनसेन ने किए थे। यह एक प्रकार का यूनिवर्सल सार्वत्रिक सूचक होता है। जो पीएच स्केल है वो एक आपका सार्वत्रिक सूचक होता है। पीएच की परिभाषा देखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। समझा गया कि किसी भी विलयन में सोल्यूशन में कितना वहाँ पे H प्लस आयन है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन वहाँ पे है, उसे अज्ञात करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उस स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंकित नंबर होते हैं। मीन्स कि ये स्केल में आपका 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका क्या 14 नंबर जैसे आपका लिखा रहता है, 0, 1, 2 लेकर 14 तक, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता दुर्बलता के साथ साथ उनके मान बताते हैं। कि इसमें आपका पीएच स्केल में आपका क्षार या अम्ल प्रबल है या दुर्बल है या उसका वैल्यू क्या है, मान क्या है, वो भी बताता है। सॉरी, पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम का लॉग H प्लस है, ठीक है। पीएच जो है, पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के वैधता को बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा, पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। मीन्स कि आप लिख सकते हो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। फिर आप लिख सकते हो पीएच इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1/H प्लस आयन। मीन्स कि आप ये बोल सकते हैं पी जो होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ H, सांद्रता ऑफ H प्लस आयन का, ठीक है। जितना आपका H प्लस आयन होगा उतना कम आपका पीएच वैल्यू होगा, ठीक है। तो पीएच स्केल पर 0 मान सबसे शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है। 0 मान जहाँ पे आपका दिख रहा है वहाँ पे आपका क्या होगा, शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है 0 पर, क्योंकि आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या सांद्रता ऑफ H प्लस आयन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, पीएच वैल्यू कम होगा। तो ये ज़्यादा होगा किधर, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में पीएच वैल्यू क्या है, कम होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर आपका 0 से 7 तक क्या है, आपका अम्ल है, 0 से 7, और 7 से 14 क्या है आपका, ये आपका क्षार है, क्षार है। और 7 में क्या है आपका उदासीन है, 7 क्या है, उदासीन है। पीएच स्केल पर 7 मान सबसे उदासीन घोल को सूचित करता है। 7 मान पर पीएच स्केल पर 7 मान जो है वहाँ पे आपका क्या उदासीन घोल को सूचित करता है।
पीएच स्केल पर 14 मान सबसे शक्तिशाली क्षार को सूचित करता है। पीएच स्केल पे अगर 14 का वैल्यू ले रहे, 14 जो वैल्यू आपका मान दिख रहा है, 14 मान जो दिख रहा है वहाँ पे आपका क्या शक्तिशाली क्षार है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्षार है। अब आगे है आपका क्या कि पीएच स्केल पर मान 7 से तक घटने के साथ अम्ल की शक्ति बढ़ती है। जैसे आप पीएच अगर लेस देन 7 आए तो ये क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, अम्ल कहलाएगा। और पीएच अगर आपका 7 है तो ये क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अगर पीएच आपका 7 है तो उसे क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। और पीएच अगर 7 से बढ़ रहा है, 7 से 14 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्षार की शक्ति क्या करेगा, बढ़ेगा। क्षार का शक्ति क्या करेगा, बढ़ेगा। तो पीएच उसी प्रकार पीएच स्केल पर 7 से 14 तक बढ़ने के साथ क्षार की शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। जैसे 7 से 14 की ओर बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, 7 से 14 की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या क्षारक प्रकृति जो है वो बढ़ता है। और अगर अम्लीय 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका अम्लीय प्रकृति क्या करता है, बढ़ता है सर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, H+ आयन की सांद्रता 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो उधर आपका क्या करता है, बढ़ता है। और H+ आयन की सांद्रता जो है उस पर किधर 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो उधर क्या करता है, घटता है। क्या होता है, कमी होती जाता है। तो आपको पीएच स्केल समझ में आ गया, ठीक है। पीएच स्केल समझ में आ गया। 7 पे आपका उदासीन होता, 0 से 7 आपका अम्ल होता है, 7 से 14 आपका स्केल पीएच स्केल पर क्या होता है, आपका बेस होता है, क्षार होता है। कुछ द्रवों का पीएच स्केल का मान, कुछ द्रवों का पीएच स्केल का मान। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है सर 1। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है, पीएच का मान जो होता है 2.5 होता है। विनेगर का जो पीएच मान होता है, पीएच का मान वो 3.0 होता है। वाइन का जो पीएच मान होता है 3.5 होता है। टमाटो जूस का जो पीएच मान होता है 4.1 होता है। एसिड रेन का जो पीएच मान होता है, पीएच मान वो क्या होता है, 5.6 होता है। यूरिन का जो पीएच मान होता है वो 6.0 होता है। मिल्क का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 6.5 होता है। प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है क्या होता है, 7 होता है। ब्लड का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। लाइम वाटर का जो पीएच मान होता है सर वो कितना होता है, 11 होता है। तो ये आपका मिल्क प्योर वाटर का कहता है 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है। अब आता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है वो क्या है, वो हम देखेंगे। क्या महत्व है, रक्त और हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्रणाली केवल संकीर्ण पीएच पारस रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। कि हम लोग जो है बेसिक, ठीक है, ये दुर्बल बेसिक के पारस में 7 से 7.8 के बीच में अगर हमारा शरीर का पीएच मान है तो हम जीवित रहेंगे, वरना हम जीवित नहीं रह सकते। यही रेंज में हम जीवित रह सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के हानियाँ। वर्षा के जल की पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर पीएच मान, वर्षा की जल का पीएच मान 5.6 से 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, अम्लीय वर्षा जब नदी में क्या हो जाएगा, बह जाएगा, चला जाएगा, तो नदी के जल का पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। पीएच का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो ऐसे में नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। और फिर क्या होते हैं, वहाँ पे मछलियाँ जो है और आपके वगैरह जानवर जो हैं, आपके जलीय जानवर, वो क्या कर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का नुकसान, आपका पीएच का महत्व ये है कि आपका पीएच का वैल्यू मान जो है आपके जो बीच है, जो रेंज है, उस रेंज से परास से चेंज नहीं करना चाहिए। मिट्टी की अम्लीयता कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाने से इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है। कि मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी में क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए। तो कभी कभी आप देखते होंगे किसान क्या करता है, वहाँ पे कैल्शियम चूना को छिड़कता है,
चूना का क्या करता है, छिड़काव करता है। क्यों कर रहा है, मिट्टी मेरा क्या हो गया, अम्लीय हो गया है, जिसके कारण उपज जो है वहाँ से कम हो गया है, तो उसे क्या करा रहा है, क्षारकीय बना रहा है, वो उसे लवणहीन बना रहा है, क्षारकीय बना रहा है, जिससे वहाँ क्या बने, उपज ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे क्या अच्छी उपज नहीं मिलती है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों को क्या एक विशिष्ट पीएच पारस की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को क्या होता है, नुकसान होता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। अम्लीय माध्यम में कभी देखते होंगे पेट में क्या हो गया, एसिडिटी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, ज़्यादा उत्पन्न हो गया। तो उस समय में आप क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं, बेस लेते तो क्या बना देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। तो उस समय हमें अम्लीय, तो पीएच का महत्व हमारे अमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी है। अमाशय से, जो हमारा अमाशय है वहाँ से क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है। यह भी एक विशिष्ट पीएच का उदर को बिना हानि पहुँचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो पीएच का उदर है उसको बिना हानि पहुँचाए क्या करता है, भोजन के पचाने में हेल्प करता है, मदद करता है। सामान्यतः हमारे उदर का पीएच पारस कितना है, 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। इनमें भी ये निम्न दो स्थितियाँ है, दो स्थितियाँ होती है, अल्प अम्लता और दूसरा क्या होता है, अधिक अम्लता, अति अम्लता। तो अल्प अम्लता में क्या, कुछ व्यक्तियों में HCl का स्राव बहुत कम होता है, जिससे उनके भोजन नहीं पचता अथवा कम पचता है। ऐसी अवस्था को अल्प अम्लता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे नींबू या सिरका लेना पड़ता है अथवा पाचक रस उत्पन्न करने वाली औषधियाँ लेना पड़ता है। कि अल्प अम्लता में क्या होता है, हाइपो एसिडिटी, कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वो उसका भोजन क्या है, पचता नहीं है। तो उन्हें पचाने के लिए क्या नींबू लेना पड़ता है, या आप ये सिरका लेना पड़ता है, या आप पाचक रस का औषधियाँ लेना पड़ती है, दवाइयाँ लेना पड़ती है। और जिनका अति अम्लता हो जाए, हाइपर एसिडिटी हो जाए, अति अम्लता हो जाए, उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। कि अगर ज़्यादा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, उत्पन्न हो गया, तो वहाँ पे दर्द और जलन का महसूस होता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड लेना पड़ता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए क्या लेना पड़ता है, एंटा एसिड लेना पड़ता है। एंटा एसिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षार होते हैं। ठीक है, एंटा एसिड अम्ल को क्या, वो दुर्बल क्षार लेते हैं। क्या, एसिड ज़्यादा हो गया, पेट में एसिड ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या दुर्बल क्षार ले रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग लेके क्या कर रहे हैं, अम्ल को कम कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उदासीन बना रहे हैं, फिर मेरा प्रोसेस अच्छा से काम कर सके। अब क्या होता है, दंत क्षय, टूथ कैरीज टूथ डिके, दांत का सड़ना। सामान्यतः मुंह का जो पीएच मान कितना होता है, 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो दांत का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दांत को इनेमल दंतवलक कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। जो दांतों का इनेमल है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मीन्स क्या है, बेसिक है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जो शरीर का क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों की बाहर से बचाव करता है। वो जो है दांतों के बाहर से क्या करता है, बचाव करता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो यह धीरे धीरे क्या होता है, संचारित होने लगता है, हटने लगता है। तो उसे बचाने के लिए क्या लेना पड़ता है, कैल्शियम फास्फेट लेते हो, टूथब्रश करते हो ना सुबह सुबह उठ के, तो टूथ दिखे से बचाने के लिए 5.5 पीएच से कम करने, ठीक है, उसको बैलेंस रखने के लिए सुबह सुबह आप क्या करते हैं, ब्रश करते हो। अब आता है दंत क्षय से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम टूथ डिके से आप कैसे बच सकते हो। तो भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। भोजन के बाद अगर मुंह आप अच्छे से साफ कर लेते हो, तो इससे आप क्या, दंत क्षय से बच सकते हो। मुंह के सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। मुंह में क्या एसिडिटी है, एसिड है, अम्ल है, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। और जिसके बाद वो हम क्या, दांत जो सड़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस।
कुछ हम देखेंगे जो आपके ये इम्पोर्टेंट सॉल्ट जो बनते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो बनता है वो हम उसके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, यूज क्या है, वो सब हम देखेंगे। अब आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप समझ आ रहा होगा कि क्लोरीन बनेगा और क्षार बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो क्या होता है देखो इसमें देखते हैं क्या होता है। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। जब सोडियम क्लोराइड आपका साधारण नमक को जलीय विलयन से क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है, तो ये अपघटन होकर टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है। जब आप सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड को वाटर से, इसी का नाम है पूरा, ये पूरा ले लोगे तो बेरिन सोल्यूशन बोलते हैं, बेरियर विलयन कहते हैं, बेरिन विलयन। जब दोनों को क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करवा देते हैं, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या करवा देते हैं, विद्युत धारा पास करवा देते हैं। तो एक इसमें विघटन हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस Cl2 गैस और आपका हाइड्रोजन गैस में ब्रेक कर जाता है। अब आता है नेक्स्ट आता है देखो इसका जो है आपका रिएक्शन। यहाँ पे करंट 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक एनोड है एक आपका कैथोड है। एक में क्या होगा, आपका क्लोरीन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस इकट्ठा होगा और कैथोड में आपका हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। और नीचे जो आपका कैथोड में जो है उसके सामने आपका क्या सॉल्ट एक्वा सोल्यूशन जो है NaCl डिपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया तो ऐसे आपका बनता है। अब आता है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित की जाती है तो इसके एनोड में से क्या बनता है, एनोड में क्लोरीन गैस और कैथोड में क्या बनता है, आपका कैथोड में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है, कैथोड के आसपास जमा हो जाता है। कैथोड में हाइड्रोजन गैस बनता है और एनोड में आपका क्या, क्लोरीन गैस बनता है। अब आता है क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या क्लोरीन गैस, तीसरा क्या हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग धातुओं से गीज हटाने के लिए किया जाता है। जो ठीक है, धातुओं का अगर गीज हटाने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है, साबुन और अपमार्जक बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। और इसका कृत्रिम फाइबर ठीक है, मैनमेड फाइबर बनाने में आपका इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब आता है क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। PVC, CFC पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC कीटाणुनाशक बनाने में इसका क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग ठीक है, रोगाणुनाशक बनाने में भी यूज किया जाता है क्लोरीन गैस का। हाइड्रोजन गैस का उपयोग अब देखेंगे। इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है, इसका उपयोग फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसका उपयोग एमोनिया खाद बनाने के लिए भी यूज किया जाता है भाई, यूज किया जाता है। अब आता है देखो यहाँ पे क्लोर अल्कली प्रोसेस का प्रक्रिया का दिखाया है। साधारण नमक ले लिए, साधारण नमक में क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए, तो एक में कैथोड पे क्या हाइड्रोजन गैस जमा हो रहा है, आपका एनोड पे क्या क्लोरीन गैस जमा हो रहा है, और एनोड के जस्ट नीचे क्या जमा हो रहा है, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका विरंजक चूर्ण है,
जब आपका NaOH और क्लोरीन आपका दोनों साथ में मिला हुआ है तो इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। और आपका H2 और Cl2 दोनों आपस में मिला हुआ है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन देखेंगे तो जब क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादन है जिनका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में ऐड किया जाता है, अभिक्रिया किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग निम्न पदार्थों के उपयोग उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग निम्न पदार्थों को बनाने में, उत्पादन करने में हेल्प करते हैं। दवाइयों के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत बड़ा योगदान है उत्पादन करने के लिए। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने में भी इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। एमोनियम क्लोराइड के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यूज करके एमोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। इस्पात के सफाई के लिए हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, स्टील को साफ करने के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन, ठीक है, और सूखे बुझे चूने की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कि क्लोरीन को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना वाला पानी में जब क्लोरीन पास करवा दे तो हमें क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण बनता है, आपका कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। क्या करो कि आप CaOH2 में Cl2 से अभिक्रिया करवा दो सर, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और आपका वाटर जल मिल जाएगा। तो ये आपका अभिक्रिया याद रखना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे मिलेगा, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कैसे मिलेगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को अभिक्रिया करवा देते हैं तो वहां से आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा और ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। और क्या साथ में क्या देगा, जल देगा सर। अब आता है नेक्स्ट आता है विरंजक चूर्ण का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती लिनन के विरंजन के कागज में फैक्ट्री में, ये सब में इसका यूज किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यूज किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण को यूज किया जाता है। पानी के जल के जीवाणु को मारने के लिए, मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। नाला में छिड़काव करने के लिए या साफ सुथरा करने के लिए अपने इसका छिड़काव किया जाता है, वहाँ पे यूज किया जाता है। समझ आ गया। तो यहाँ पे आपका विरंजक चूर्ण का क्या है, उपयोग किया जाता है। अब आता है बेकिंग सोडा का उत्पादन। बेकिंग सोडा का उत्पादन कैसे करेंगे, NaHCO3 का बेकिंग सोडा का उत्पादन कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3। इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे पदार्थ में क्या लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न है। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया ले लेते हैं सर, साथ में 4 ले लेते हैं, तो ये चारों अभिक्रिया करके एमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। एमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। सोडियम क्लोराइड, एमोनिया, वाटर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करवा देते हैं तो एमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। यही आपका मेन प्रोडक्ट है और इसी का नाम आपका बेकिंग सोडा है सर। इस प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, एक एमोनियम क्लोराइड और दूसरा बेकिंग सोडा। इस जो प्रक्रिया में हो रहा है 2 मुख्य उत्पाद है, एक आपका एमोनियम क्लोराइड और दूसरा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। घर में अगर पकौड़ा बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड से आपका क्या हो जाएगा, पूड़ी फूल के पूरा बड़ा हो जाएगा, पकौड़ा फूल के मुरमुरा हो जाएगा, खाने में वाह स्वादिष्ट लग रहा है।
कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता तेज़ी से अगर पकाना हो, ठीक है, जल्दी पकाना हो तो उसमें भी यूज कर दिया जाता है बेकिंग सोडा का। यह एक दुर्बल क्षार भी है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में की जाती है या एंटी एसिडिटी संघटक भी है। मीन्स कि दुर्बल क्षार होने के कारण कभी कभी एसिडिटी हो जाता है तो बेकिंग सोडा खा लेने से वो क्या करता, वो ठीक कर देता, अच्छा कर देता, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल जो आप देख रहे हो ना, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक वाला में जो आपका एक बोतल के टाइप में बना रहता है, उसमें भी आपका बेकिंग सोडा का यूज होता है सर। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में आपका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, निम्न अभिक्रिया होती है। तो NaH बेकिंग सोडा NaHCO3 को जब हीट कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, उसमें उष्मा हीट कर देते हैं, उसको उष्मा दे देते हैं, तो क्या सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है, घटन हो जाता है। अब आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा Na2CO3.10 वाटर। धोने का सोडा वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है जिसमें क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु होते हैं। इसका उपयोग ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। वाशिंग सोडा आपका जो है सर सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें क्रिस्टलीकरण पानी कितना, 10 अणु होते हैं, 10 अणु जल होते हैं। इसका उपयोग ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ, ग्लास बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में यूज किया जाता है। वाशिंग सोडा का उत्पादन निम्नलिखित 3 चरणों में वाशिंग सोडा को बनाया जाता है। प्रथम चरण में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं सर। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सोडियम क्लोराइड, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और एमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। दूसरा चरण में क्या करते हैं, एमोनिया का आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना वो सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर उसको गर्म करता है। गर्म करने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट विघटित हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में विघटित हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं सर तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर अब सोडियम, आप तीसरा चरण में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस, दोनों एक ही नाम है। सोडा एस आपका कॉमर्शियल नेम है और सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 है, को पानी में मिलाया जाता है ताकि क्रिस्टलीकरण पानी के 10 अणु युक्त वाशिंग सोडा के क्रिस्टल को प्राप्त किया जा सके, जिसमें 10 अणु पानी क्या हो सके, मिल सके। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को 10 वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दिया जाता है और क्या बन जाता है, Na2CO3.10 वाटर। उसी का नाम क्या है, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका या 10 अणु जल, ठीक है, ये है। इसका उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसका, तो सोडियम कार्बोनेट इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज बनाने में उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम वाशिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग आप देखिए कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है सर वो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हाफ वाटर, आधा पानी आधा जल है, ठीक है। ये आपका रासायनिक सूत्र है और इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉप बोलते हैं, POP, ठीक है। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है या अर्ध हाइड्रेट बनता है,
ठीक है, इसका नाम। जिप्सम को 373 केल्विन पर क्या करते, गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बना लेता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद जो बनेगा उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। या सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर या पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। फिर उस चूर्ण में, सफ़ेद चूर्ण में जल को मिला देते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 वाटर 2 जल, ठीक है, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसको 373 केल्विन पर जब उष्मा देंगे उसे क्या करेंगे, उष्मायित करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बनेगा, हेमी हाइड्रेट बनेगा, और आपका 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सुंदर सुंदर खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में यूज किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सतह को चिकना किया जा रहा है, देखे होंगे बाल पुट्टी करवाते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ पे यूज हो रहा है। अब कुछ केमिकल फार्मूला दिया हुआ है और आपको व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र दिए हुए याद करना है। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। सुहागा बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10 वाटर H2। फिटकिरी का पोटासियम अल्यूमिनियम सल्फेट होता है। K2SO4 Al2SO4 3.24 वाटर H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2 वाटर, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। नीला थोथा ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। हरा कशिश क्या होता है, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होता। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कॉस्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है इसका रासायनिक सूत्र। स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल, स्पिरिट जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, CH3OH। अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, क्या फार्मूला होता है, C2H5OH होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, क्या फार्मूला होता है, Na2CO3 होता है। सोडा क्या होता है, पोटासियम नाइट्रेट, सोडा क्या होता है, पोटासियम नाइट्रेट रासायनिक नाम, फार्मूला क्या होता है, KNO3। बुझा चूना, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड CaOH2। लाफिंग गैस क्या रासायनिक नाम, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब आगे क्या है, आगे है लाल दवा क्या होता है, पोटासियम परमैंगनेट, उसका नाम क्या है, KMnO4। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। लाल सिंदूर लेड, ये जो सिंदूर लगाते हैं ना लड़कियां माथे में, आप पूजा जो करते हो, लाल सिंदूर, ये क्या होता है, लेड पर ऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, Pb3O4। नौसादर एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन, इसका फार्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है 10 में, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मंड स्टार्च का C6H10O5। अंगूर कास्त ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। सिरका एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। सलेट सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 2SiO2.2H2O होता है। तो इस तरह से आपको सारे रासायनिक नाम,
ठीक है, कॉमर्शियल नेम, ठीक है, व्यापारिक नाम, और आप केमिकल सूत्र, रासायनिक सूत्र याद कर सकते हो। और इस तरह से आपका लवण, ये क्या चैप्टर, कौन चैप्टर था आपका, अम्ल, क्षार, लवण आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।